नमस्कार, जनसदन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान राजनीतिक हलचल मचा रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि दुष्यंत गौतम ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते आज कांग्रेस नेताओं ने शहर कोतवाली जाकर दुष्यंत गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने रविवार को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दुष्यंत ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका गांधी की शादी हिंदुओं से नहीं हुई है, लेकिन उनके परिजन अपने को ब्राह्मण घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है कि मातृशक्ति आपके सामने बैठी है और आप जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं और जिन लोगों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, पहले दुष्यंत गौतम बताएं कि उनका योगदान इस देश के लिए है क्या। एक ऐसे परिवार के सपूत को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं जिसके पूरे परिवार में आपने को इस देश के लिए निछावर कर दिया, जिसने अपने पिता का छिन्न भिन्न शत विक्षत शरीर अपने आंखों के सामने देखा हो, अपनी दादी को जिस तरह से उन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हुए देखा हो, वो उन लोगों को आप पाकिस्तानी पिल्ले कहकर पुकार रहे हैं। इस शब्दावली की मैं घोर निंदा कर। राज्य में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान किस तरीके से यहां पर हलचल मचा रहा है, ये सबके सामने है। इस एक बयान को लेकर राजनीति किस तरीके से गर्मा गई है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है विवादित बयान, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। संजीव जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। संजय भट्ट जी, आप प्रवक्ता है। संजय जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और हमारे साथ बनी हुई है कमलेश रमन जी। कमलेश जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया, कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि ये अमर्यादित भाषा है। इस तरीके की भाषा से किसी को संबोधित करना, चाहे बात करते हैं राहुल गांधी की, चाहे हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की, कहीं ना कहीं उनके बीच नाराजगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं से एक भूचाल टाइप का आ गया है, कहीं हलचल हो गई है और कहीं ना कहीं नाराजगी दोनों पार्टी में आपके प्रदेश प्रभारी के प्रति आ गई। किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पर आप परिभाषित करेंगे संजीव जी? भारतीय सेना के हत्यारे जनरल बाजवा को भाई कहने, पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देने, उनकी तारीफ करने, पुलवामा पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाना, शाहीन बाग की ब्रांचेस बनाना, दिल्ली के दंगों को उसमें मुसलमानों को महिमा मंडित करना, दंगाइयों को महिमा मंडित करना, एक वर्ग के प्रोत्साहित करना, दंगों के लिए उकसाना, और आईबी का एक जो अधिकारी जिसके ऊपर 123 उसके बदन पे घाव मिले, उसके लिए आवाज भी ना उठाना। अगर इस तरह के लोगों के लिए कुछ बात बोली जाती है जो पाकिस्तान की को हर समय महिमा मंडित करते हो, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए और क्या बोला जाए। बिल्कुल संजय भट्ट जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। संजय भट्ट जी, देखिए प्रदेश प्रभारी जो है उत्तराखंड के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि उस शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि वो पिल्ले शब्द नहीं था, पाकिस्तान बिल्ले मैंने कहा था। संजय भट्ट जी। ठीक है राकेश काला जी, अगर इन्होंने 5 साल तक काम किया तो ये काम की राजनीति करते हैं, ये बताते कि हमने उत्तराखंड में ये काम किया है, हमने ये अच्छा किया है, ये काम हमने किया है, काम की राजनीति की नहीं, काम किया नहीं तो काम की राजनीति कैसे करेंगे। अब ये ध्यान भटकाना चाहते हैं उत्तराखंड की
भोली भाली मासूम जनता का ध्यान भटकाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है इनके जो प्रभारी है दुर्योधन गौतम उनका जानबूझकर ये बयान किया गया ताकि वो ध्यान भटकाया जा सके। काम की राजनीति करनी नहीं है इन्होंने, काम इनको आता नहीं करना, ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, इनका काम है मुख्यमंत्री बदलना। जनता के काम किए होते तो आज हमारी माताएं बहनें प्रसव के दौरान इस तरह से 15-15, 20-20 किलोमीटर डांडी कांडी पे ना आ रही होती, 5 सरकारी बंद ना हुए होते। क्योंकि ये चिढ़ते हैं, जलते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम से। भारतीय जनता पार्टी खो खाती है क्योंकि दिल्ली में इनका हाथ क्या किया हुआ है वो पता ही है। उस चीज की इनके अंदर थोड़ा दिमाग में वो है, चिड़चिड़ाहट है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये सब कह रहे हैं और काम की राजनीति नहीं करेंगे। जो बिल्कुल कहीं हम कश्मीर को भारत माता कहते हैं जबकि आप लोग उसको केवल एक मिट्टी का टुकड़ा मानते हैं। कमलेश जी, किसी ने कोई बलिदान नहीं किया। अगर ऐसे लोग राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये वही उदाहरण संजीव जी आप जब बोल रहे थे आपको गलत काम में कि आपने गलत काम किया है, आज तो मुझे छलनी नहीं बोले अपने पार्टी के इतिहास में क्या नेता का नाम कर सकते हैं कि देश की आजादी के बलिदान दिया है, बलिदान दिया है। आज परिवार को अगर आप कमलेश जी जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस लाल बहादुर शास्त्री जी देखिए हो जो मानसिकता है पार्टी तो ऊपर ही करते हैं उसमें आरएसएस के लोगों के साथ में ये तो निकलधारी को आरएसएस से वो आरएसएस तो थी ये अपने उस वजह से एक नागरिकों को देश के आंदोलनकारियों को मरवाने के लिए तो आज अगर ये इस तरह की बात करते हैं देश के उस परिवार के लिए जिसने पूरे परिवार ने बलिदान दे दिया इस देश के लिए तो बहुत ही ओछी मानसिकता है, बहुत ही निर्मम हत्या करने जैसी ओछी हरकत है इनकी। ये कथा कौन भूल गए अपना, ये नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाना भूल गए अपने प्रधानमंत्री के द्वारा, कैसे भूल गए, कैसे आरोप लगा 84 के दंगे भूल गए, आपने के दंगे भूल गए क्या? आपने कैसे कहा आप राष्ट्रीय की बात कीजिए, आपने उत्तराखंड के अंदर कोई विकास का काम नहीं किया इसलिए आप भटकाना चाहते हैं। मैं संजय जी की बात को एग्री करती हूं कि आप विकास के काम को भटकाना चाहते हैं। पब्लिक के सामने, जनता के सामने कोई भी ब्यौरा नहीं है, कोई भी ब्यौरा नहीं है, इसलिए आप महिला मंडित करके भटकाना चाहते हैं इस प्रदेश की जनता। आप पूरा करना चाहते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है दूसरे वाले पर बातचीत टिप्पणी करते हैं। आपका वही काम हो गया, मुख्यमंत्री बदलो, हर मुख्यमंत्री को एक गाड़ी घोड़ा पूरा सब अमला जामा पहनाओ, फिर 3 महीने आपके अरविंद सावंत जी तो पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बदलो। आप करें तो कैसी नीति है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। संजीव जी देखिए, कमलेश जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि 4.5 साल में बीजेपी ने जो प्रोग्रेस की है वो केवल 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए। इस पे उन्होंने जरूर प्रयास किया लेकिन काम के नाम पे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो ये कहती है कि रोड के गड्ढे हैं या गड्ढों में होते हैं, यहाँ तक परेशान इतने साल से कितनी भी तो कहीं ना कहीं निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं। बरसात में आप चले जाइए, चाहे स्टूडियो के बाहर चले जाइए, जिस तरीके से पानी का फ्लो निकल बदलने की राजनीति की है। संजीव जी देखिए, जब कोई काम चालू होता है वो काम शुरुआत होने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसमें मैं मानता हूं और मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं, कुछ जनता को उसमें कठिनाइयां हो भी रही हैं, लेकिन अगर आप उसके दूरगामी परिणाम उसके परिणाम देखेंगे तो जो सड़कों के दोनों साइडों में डक बन रही है वो डक जितने भी हमारे पाइपलाइंस हैं, हमारे किसी भी प्रकार के जो गड्ढा खोद के सड़कों के ऊपर जब सड़कें बनती हैं उसके बाद वो फावड़ा गेंदी लेके अलग अलग विभाग के लोग आ जाते हैं और अब जो सड़कों के दोनों साइडों बन रही है तो
तैयारियां करके बनाई जा रही है। और मैं आपको दावा करता हूँ स्मार्ट सिटी स्मार्ट ही दिखेगी और धार्मिक कोई सड़कों न गड्ढे मिलेंगे आपको, बिल्कुल, और पूरे व्यवस्थित और पूरे एक मिनट बराबर पूरे शहर को इधर सीसीटीवी से जोड़ा जा रहा है। पूरे एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पे लागू ट्रैफिक लाइट हो चाहे कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी मैं चाहूंगा अगर इसका टू द पॉइंट जवाब मिल जाए तो इस वक्त करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं। संजय जी देखिए, आप कहते हैं दिल्ली के अंदर 8 लाख रोजगार देंगे, जबकि अगर पिछले 3 साल आम आदमी पार्टी ने मांगे। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली का जो क्षेत्रफल है लगभग वो एक शहर के बराबर है, जबकि उत्तराखंड एक काफी बड़ा क्षेत्रफल है। अगर हम समझने की बात करें, आपके संयोजक कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी हम उत्तराखंड में 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आरटीआई में जहां तक खुलासा हुआ है कमीशन में, जो राजकीय पद है वो 60,000 है, जिसमें से 43,000 लोग इस वक्त कार्य करते हैं। 1 लाख जॉब कहां से देंगे? माना 1 लाख जॉब दे भी दिया, एक व्यक्ति की 30,000 कम से कम आय मान के चलिए कि उसको चाहिए। 1 लाख 30,000 से करेंगे तो 3 अरब प्रति माह आता है। इसको अगर 1 साल से पूरा कर दे तो 26,000 अरब राज्यों से कहां से लाएंगे? संजय भट्ट देखिए, जनता के हित का सवाल है, काम का सवाल है। तो ऐसी बात नहीं कि आपने वर्मा जी अगले 20 साल में स्मार्ट सिटी बन जाएगी, नहीं बोला मैंने आपको ये बोला हमारी दूरगामी परियोजनाएं हैं। और ना आप गलत बयानी मत करिए ना, मैंने कहा अगले 20 साल तक कोई सड़कें नहीं खुलेंगी, मैंने ये बोला। छोटा सा प्राणी हूं मैं, तो तुरंत मान। संजीव वर्मा जी ने बोला देहरादून में अगले 20 साल तक सड़कें नहीं खुलेंगी और क्या प्रॉब्लम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5-5 साल तक क्या हालत करके रखी है पूरे उत्तराखंड की, उसके क्या तक अपनी बात जो आपने कहा संसाधन कहां से आएंगे, यानी उनकी तनख्वाह कहां से आएगी, ये काला जी आपका प्रश्न था। तो काला जी पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो बजट है और उत्तराखंड का बजट है वो लगभग बराबर है, 60,000 करोड़। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो 29,000 करोड़ दिल्ली का बजट था। वो उस बजट को आज ऊपर लेके गए, उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और फिर भी बजट वहां बड़ा है, क्योंकि लोगों को बढ़ाया गया। टैक्स देने वाले हैं, टैक्स पेयर है, या जीएसटी जाती है या कोई चोरी करता है जीएसटी, कोशिश की गई और उस पर सफलता मिली। सबसे ज्यादा जीएसटी दिल्ली को मिली है, ये आपको ये भी जानकारी होगी। और अगर लेकिन मैं उनके प्रश्न का जवाब दे दूं, उत्तराखंड का अनुपात देखेंगे तो यहाँ 10% है वहां की। बात पूरी करने से पहले मैं बात पूरी कर दूं पहले। जो संजीव जी ने कहा मैं उस बात को पूरा करना चाहूंगा। पहले इन्होंने कहा कि जीएसटी दिल्ली को सबसे ज्यादा है और उत्तराखंड की सिर्फ 10% है, यही कहा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 20 साल में उत्तराखंड को ऐसा बना दिया कि सिर्फ 10% जीएसटी आई। ये कराया उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री किए, 8 राज्यपाल दिए। वो लोग हमें लूट के खा रहे हैं, उनके लिए जनता टैक्स दे रही है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को, पूर्व राज्यपालों को, सबको। कहां से? जनता के टैक्स से। वो टैक्स इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों ने लूट लूट के कर दिया। और जहां तक आप कह रहे थे कि कहां से संसाधन आएंगे, काला जी उत्तराखंड के पास जितने संसाधन है ना, जितने संसाधन उत्तराखंड के पास है, देश में शायद ही किसी दूसरे
राज्य के पास इतने संसाधन हो, अगर इन पे काम किया जाए तो नियत काम करने की होती है, नीति और नियत हो, सब कुछ हो सकता है। आप संजीव जी आ रहा हूं, मैं आपके पास संजीव जी आ रहा हूं। देखिए संजीव जी डिबेट कैसे आपके तो दुर्योधन संजीव भट्ट जी अगर हम उसके लिए संजीव भट्ट जी ऐसे नाम लीजिए। आदर के बदल लीजिए, कमलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। आदर उन्होंने कल दिखाया था, संजीव भट्ट जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता तुम लोगों को। संजय भट्ट जी अगर हम बोलने का वादा रखते हैं, हमने कमलेश जी संजीव भट्ट जी इंटरप्ट ना करें। कमलेश जी तो आपको कांग्रेस की कमलेश आपके लिए काम करती है 5 कमलेश रंजन जी उन्हें नहीं हटाया। संजय भट्ट जी कैसे डिबेट हो पाई? मैं बीच में आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा था कि मैं संजीव जी को रोक के आपके प्रश्न को पूरा करवाना चाह रहा था, इसलिए हम जब बोलते हैं तो उनको सुनना भी चाहिए कि एंकर क्या कह रहा है। कमलेश रमन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद संजय जी और संजीव जी क्रमवाइज आपके पास भी आऊंगा। कमलेश रमन जी देखिए, यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि जितना राज हमने उत्तराखंड के अंदर किया, आपने भी लगभग उतना राज किया। आप कहती है सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, पानी की निकासी नहीं हो रही। मेयर अगर हमारा रहे तो मेयर आपका भी रहे, मुख्यमंत्री हमारे रहे तो मुख्यमंत्री आपके भी रहे। अगर माना कोई जाने अनजाने चूक हमसे हुई है तो जवाब आपका भी बनता है कि यहाँ की सड़कों की हालत दुरुस्त क्यों नहीं हुई, पुलों की हालत दुरुस्त क्यों नहीं हुई। कई ऐसे पुल हैं जिनमें कई तरीके के एक्सीडेंट हुए, लोगों ने अपने जानकर पढ़कर वहां पे कर दिया है। आज भी देखा जाए तो नाले इस उफान पे आ गए हैं, जगह जगह बस्तियां बस गई है। जो नालों की चौड़ाई कम से कम 400 फीट होती थी वो मुश्किल से 50 फीट पे सिमट के रह गए। कमलेश रमन जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब 2002 में कांग्रेस की सत्ता आई, उस समय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने। उस पहला हमारा स्टेट था जो उसमें नया नया राज्य बना था। नरेंद्र तिवारी जी ने उस वक्त यहाँ इतने उद्योग लगाने का काम किया इस प्रदेश के अंदर, जिसका फायदा आज सबको मिल रहा है, लेकिन आज नहीं मिल रहा। मैं अभी आपको इस बात को पूरा करना चाहूंगी। जिस समय ये उद्योग लगे उस समय यहाँ के प्रदेश के युवा कहीं पलायन नहीं करते थे जाने के लिए, क्योंकि उनको रोजगार इसी स्टेट में यही मिलता था। आप उधम सिंह नगर चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, सैलाकुई चले जाइए, इन सब जगहों पे नरेंद्र तिवारी जी ने उद्योग लगाने का काम किया। सारी कंपनियां यहाँ उतार दी उन्होंने और रोजगार देने का काम किया। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, उन्होंने इन सब कंपनियों को पट्टा लगाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष राज्य का दर्जा दिया उत्तराखंड को, और मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया। बदतमीजी ठीक नहीं होती डिबेट के अंदर, प्लीज खामोश रहिए। दूसरा भी बोलना चाहता है आपकी भाषा में, आपको ट्रेनिंग होती है, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। नहीं बोलिए, आपने क्या विकास का काम किया? क्यों आज सड़क में खड्डा, सरकार में खड्डा क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपने स्मार्ट सिटी के नाम से 4.5 साल से इस प्रदेश की जनता को लूट के मार दिया। स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला आपने कर दिया। आप जब घर बनाते हैं तो बुनियाद बोलते हैं, आप पलटन बाजार में चले जाइए, जो टाइलें इन्होंने लगाई है, आप देख लीजिएगा बाहर ही जाकर के कि वो टाइलें उड़ रही है, स्कूटर ले लेके लोग गिर रहे हैं, उनको डेंजर, उनको इंजरी हो रही है, उनको चोट लग रही है, उनकी हड्डियां टूट रही है, और शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को। और कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? आप पीएम रोड जाइए, आप खड़गपुर जाइए, आप मानसिक वाला जाइए, आप भरतपुर जाइए, आप भरतपुरी जाइए, आप माजरा जाइए, आप प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, सड़क में खड्डे ही खड्डे मिलेंगे, आपको सड़क कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप यहीं चले जाइए, इसी रोड पर जिस वार्ड में आप बैठे डिबेट कर रहे हैं, आप इसी वार्ड की सड़कों पे चले जाइए और बात करते हैं संजीव वर्मा जी की स्मार्ट सिटी से हमने इस प्रदेश को 20 साल के लिए ऐसा बना देंगे कि सड़कें नहीं कूदेगी। आप खुद ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दूसरा विभाग आता है और सड़कें कूद के चला जाता है। पहले ऐसा हुआ, मैडम मैंने कहा पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आगे इस तरह का बिल्कुल उस चीज की पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। देखिए संजीव जी, उससे सरकार का पैसा भी मैडम, सरकार का पैसा भी बचेगा, उससे सरकार का पैसा भी बचेगा और विकास भी होगा। संजीव वर्मा जी अगर देखिए बिना प्रश्न के आप उत्तर दे देंगे तो उसका मायने नहीं रहता। संजीव जी के अगर संजीव वर्मा जी अगर प्रश्न का करेक्ट उत्तर मिल जाए या थोड़ा सा मुद्दे से भटकना भी चाहे, लेकिन प्रश्न लेने के बाद संजीव जी देखिए, कमलेश जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर हम पलटन बाजार की बात करते हैं, सीधा उन्होंने सीधा आरोप लगाया अपनी पार्टी के ऊपर कि टाइलें वहां बिछ रही है तो पीछे से उखड़ रही है, यानी आगे दौड़ पीछे छोड़, एक स्थिति हो जाती है। दूसरा उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आप आईएसबीटी के पास जाके देखिए वहां पे क्या हालत है, वहां पे सड़कों की बहुत बुरी हालत है, खासकर आपकी सरकार की अगर बात करते हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर
हम करें तो अत्याचार और आप करें तो चमत्कार। संजीव जी, राकेश जी सुनिए, सीवर लाइन डलेगी तो सड़क के ऊपर तो नहीं लगा सकते हम। सीवर लाइन डालने के लिए हमको सड़कों को खोदना पड़ेगा, सड़कों को खोदना पड़ेगा। सीवर लाइन डल जा रही है, उसके बाद बिल्कुल द्रुत गति से वहां पे सड़कों को बनाया भी जा रहा है। एक दूसरी बात, आप टाइल की बात कर रहे हैं, जो पुराना स्ट्रक्चर था, पुराने स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छी तरह से दुरुस्त करके कैसे दुरुस्त किया आपने? मैदान में जो नालियों का पानी आज भी दुकानों में भर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैडम बिल्कुल नहीं भर रहा है, मैडम बिल्कुल नहीं भर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भर, बिल्कुल मैदान में आपने कहा पानी नहीं आएगा, अंडरग्राउंड करेंगे। सड़कों के दोनों साइड कंक्रीट की दीवारें जानकारी नहीं है संजीव जी आपको, इसका मतलब आप शहर में नहीं घूमते हैं मैडम, आप स्मार्ट सिटी में नहीं घूम रहे, तो इतनी सुंदर स्मार्ट सिटी आपके बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल संजय वर्मा जी, बराबर समय दिया जाएगा। मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास। संजय भट्ट जी, देखिए, इससे पहले मेरा प्रश्न था, हालांकि करेक्ट मुझे शायद अभी तक उसका उत्तर नहीं मिल पाया कि 1 लाख नौकरी किस तरीके से आप देंगे। मैथमेटिकली अगर 30,000 रुपए किसी की तनख्वाह हो जाती है तो 3,000 करोड़ के आसपास लगभग, अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो 3,000 साल के कम से कम 36 अरब का राजस्व कहां से प्राप्त करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम 5 प्रति माह देंगे बेरोजगार को। हम कहते हैं उत्तराखंड के अंदर अगर 4 लाख बेरोजगार है, अब 5,000 को 4 लाख से गुणा करेंगे तो 200 करोड़ रुपए प्रति माह होता है। अगर हम साल भर की बात करते हैं तो 2,400 करोड़, ये कहां से आएगा? संजय भट्ट जी देखिए बात कर रहे हैं, आपको बता, आप उठा के पढ़िए, उसमें लिखा गया है वाला जो काम था पलटन में, वो घंटाघर से और सिर्फ कोतवाली तक लगेगी, उसके नीचे से दर्शनी गेट तक पास है, यानी वो सारा पैसा खा रहे हैं ये लोग। पहली बात। अरे नौकरी की बात बताओ यार, दूसरी बात, नौकरी की तो बता दो। जो आपने बात बताई ना, जो आप लूट कर रहे हो उत्तराखंड को, लूट रहे हो नौकरी के उत्तराखंड को, उसको बताना। 7 सालों में 414 नौकरी दी है, उसको बताना और काला और यहाँ पे 1 लाख कारगी चौक पे टाइलें लगी, 2 दिन में उसके नीचे पानी निकल गया, सारा खोद के गया, 214 फिर खोदी गई वो टाइलें, ठीक है, वो टाइलें खोदी गई। देखिए, मैं आपके नीचे बिल्कुल नहीं बोला, आप चाहते हो मैं आपको ना बोलने दूं, वो मुझे आता है, कोई किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब ले लो, क्योंकि कारगी चौक में 2 दिन में टाइलें बिछी और उसके नीचे से पानी निकल गया, वो सारी उखाड़ी गई परसों, ज्यादा दूर की बात नहीं। तो ये इनका विकास हो रहा है, जो कह रहे हैं ना 20 साल तक सड़कें नहीं उखड़ेगी, 2 दिन में उखड़ रही है। और जो काला जी आपका प्रश्न है कि 5,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जनता का प्रश्न है संजय भट्ट जी, मैं स्पष्ट करता हूं, जनता का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और अंधभक्तों का प्रश्न है और बीजेपी आईटी सेल का प्रश्न है। तो जनता इसका मतलब अंधभक्त है? नहीं, बीजेपी आईटी सेल का, बीजेपी आईटी सेल का प्रश्न है ये, और इसका सीधा सा जवाब है। आप कह रहे 4 लाख बेरोजगार है, मैं कह रहा 8 लाख बेरोजगार है। नहीं, हम 4 ही मांग, मैं 8 कह रहा हूँ, लेकिन मैं 8 लाख बेरोजगार कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना 8 लाख बेरोजगारों का पैसा मैं बता रहा हूँ। अगर जनता मैथमेटिकली आ जाएगी, 8 लाख का बता रहा हूँ, अगर मैथमेटिकली आई, 6 महीने में 1 लाख रोजगार बोले, 8 लाख का आपने हर 6 महीने में 1 लाख रोजगार बोले। थोड़ा दिमाग से पैदा लेके भारतीय जनता पार्टी वाले हर 6 महीने में 1 लाख रोजगार, अरे दिमाग से पैदा हो गया क्या? 1 लाख रोजगार दिखा लेते हो आप लोग डिबेट में, जिन्हें पता ही नहीं, कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे इनके वो दुर्योधन गौतम जी जो कुछ भी बोल जाते हैं, वैसे ये प्रवक्ता कुछ भी बोल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, कहां से आएगा 8 लाख बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपए में ना? आप 4 लाख के रहते, अरे आप होते कौन हो, कुत्ते की तरह बताओ करते जाते हैं। अरे नहीं, क्या बोला दुर्योधन गौतम ने, क्या बोला? पिल्ला क्या होता है? पिल्ला क्या होता है? प्रवक्ता पिल्ला होती है, पिल्ला क्या होता है? पिल्ला क्या होता है? क्या बोला दुर्योधन ने? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या बोला? क्या बोले? पार्टी बोलती है, दिखाओ, पूरे उत्तराखंड उत्तराखंड की जनता बोलती है, पूरा भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी को कुत्ता बोलते हैं।
संजय जी संजय जी संजय जी की बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए रुक आपकी तरफ करना चाहूंगा संजय कांग्रेस की पार्टी होने की बात सवाल का जवाब नहीं देने देते ये भारतीय जनता पार्टी वाले। संजय बेटा यही काम है। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। संजय भट्ट जी डिबेट कैसे हो पाएगी? संजय भट्ट नंबर मेरा काला जी, आपने सवाल मुझसे किया, बीच में ये बोल रहे हैं आप मुझे संजय भट्ट कंटिन्यू रहिए। आपने कहा 5,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना अगर 8 लाख बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है तो उसमें 4 करो। मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा 5,000 रुपए महीना देंगे बेरोजगारों को, और 8 लाख बेरोजगार टोटल निकल के आ रहे हैं कि 8 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उत्तराखंड में। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के कारण है बेरोजगार है। तो 8 लाख बेरोजगारों को अगर दिया जाए तो 4,800 करोड़ रुपए पर ईयर बैठता है, जो कि हमारे बजट 60,000 करोड़ का सिर्फ 8% है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बताए कि क्या हमारे उत्तराखंड के बजट 60,000 करोड़ का 8% युवाओं पे खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मैं जरूर आपकी तरफ करना चाहूंगा। संजीव जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। संजीव जी कैसे हो पाएगी? युवाओं को भत्ता क्यों नहीं दिया? संजीव जी क्या 27.8% कमलेश जी प्रश्न आपको मैं दे देता हूँ। कमलेश जी और संजीव जी जब आपका आएगा तो आप जरूर बोलिए। देखिए बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठा दिए। पुलवामा अटैक होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर भारत सरकार वहां पे पाकिस्तान में जाके करती है तो उस चीज के ऊपर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूं। बीजेपी कहती है कि आप कश्मीर को एक मिट्टी का टुकड़ा मानते हैं, जबकि हम उसको भारत माता मानते हैं। कमलेश जी देखिए, जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया वो कभी भी इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बीजेपी को आदत है कि अपने देश को वो क्या कहें क्या ना कहें, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उस मैटर पे मैं नहीं जाती। आप ये बताइए, हमने इन पे कौन सा आरोप लगाया? जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये एक राष्ट्र की भाषा की बात करते हैं, तब तक ये राष्ट्र के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं। तो क्यों नहीं देश की जनता इनके ऊपर आरोप लगाएगी? क्यों नहीं कोई राजनीतिक दल इनके ऊपर आरोप लगाएगा? चुनाव से पहले वो सारे अटैक क्यों नहीं होते उन दुश्मनों के ऊपर? चुनाव आते ही क्यों अटैक होते हैं? पुलवामा अटैक भी उसी चीज का नतीजा है। जब चुनाव आया तो पुलवामा अटैक किया, पूरे देश को राष्ट्र में उलझा दिया और अपनी जो खीरी कमियां थी, जो विकास नहीं किया, आप पाकिस्तान का पक्ष ले रही हैं। पाकिस्तान का पक्ष ले रही हैं। आपने वादा किया पाकिस्तान का पक्ष ले रही हैं। नौकरियां देंगे हम। आपने स्वीकार करता है आपको, पूरा देश स्वीकार करता है आपको। पाकिस्तान का पक्ष ले रही हैं आप। आप देश के गद्दार नहीं, आप देश के भी गद्दार हैं। आप पाकिस्तान की पैरवी कर रही हैं। पाकिस्तान की पैरवी कर रही हैं आप पुलवामा अटैक को, पुलवामा अटैक को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे लोगों को डिबेट में बहुत जो व्यक्ति पुरुष होकर महिला को ठीक से बोलने ना दे, अभद्रता तक करे, उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग ऐसे अपने बात रखिए, अपने बात रखिए अपना सर। आपकी तरह कुत्ता नहीं बोलते हम, आपकी तरह कुत्ता नहीं बोलते हम। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था देश की युवा जनता से और कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो नौकरियां कहां है इस देश के अंदर? आपने कहा था उत्तराखंड में पलायन रोकेंगे, कहां है वो पलायन रुका हुआ? बताइए। आपने कहा था उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, कहां है? आपने कहा था कि यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आप बात करते हैं इस प्रदेश को, इस देश को आगे चलाने की। उस देश की जो पार्टी जिसने इस देश को बचाने में, इस देश की आजादी में, इस देश को खड़ा करने में आपने जितनी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा हमारी विरासत थी उनको बेचने का काम किया। आपने बेचने का काम किया। आपने हर सरकारी दफ्तर को प्राइवेट करने का काम किया। आपने सबकी नौकरियां एकदम जीरो कर दी। आज नौकरियां नहीं, आज देश का युवा, प्रदेश का युवा पलायन करने के लिए मजबूर है। आपके देश नौकरियों का बैन हरीश रावत की सरकार द्वारा लगाया गया है। हरीश रावत की सरकार ने नौकरियों पे बैन लगाया था। हमने उस बैन को हटाने का काम किया। 24,000 नौकरियां हमने निकाली है। 24,000 नौकरियां हमने निकाली है जो पूरी प्रक्रिया में है। अगले 3-4 महीने के अंदर समय की अपनी उत्तराखंड के युवाओं को 2,500 नौकरियां दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के इनके मुख्यमंत्री ने कहा महीना से
1% बेरोजगारी है। इनके मुख्यमंत्री ने कहा -1% बेरोजगारी है। उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी बीजेपी के ने स्पष्ट तौर पे कहा है, एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कहना है। आपको बताते चले, किसी ने शायद खूब कहा है कि खामोशियां कर देती है बयान, तो अलग बात है, कुछ दर्द है जो लफ्जों में मणिशंकर अय्यर ने यही कहा था बीजेपी के लिए। ओसामा को जी कहने वाली पार्टी।